नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वो तमाम आशंकाएं अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो 2023 और 24 के इन महत्वपूर्ण चुनाव से पहले व्यक्त की गई थी कि वो टूल किट जो 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन के सामने हमें दिखाई दी थी अलग-अलग रूपों में, वो फिर से अपना काम करेगी और क्रमशः ऐसी बहुत सारी साजिशें रची जाएँगी, बुनी जाएँगी, ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जाएँगी, ताकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री ना बनने पाएँ। और ये जो टूल किट है, ये जो साजिशें हैं, ये केवल देश के भीतर बैठे हुए निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा ही नहीं रची जा रही हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं, जो मजबूत भारत को और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर इस हद तक यश मिलते हुए पचा नहीं पा रही हैं। और इन ताकतों में कैसे-कैसे लोग हैं, कैसे-कैसे नाम और चेहरे हैं, आप हैरत में रह जाएँगे जब इनका आगे चल कर के खुलासा होगा। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, कोई हमारे पड़ोसी देशों में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में और चीन में, और ये सब चाहते हैं कि भारत मजबूत ना बने, मजबूती से कदम आगे ना बढ़ाए, और भारत जो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है, न केवल सैन्य दृष्टि से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी। तो ये लोग नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, क्योंकि उन देशों को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा आगे चल कर के, जो भारत को एक बाजार के तौर पर देखता रहा है और अपना माल यहाँ भेज करके, बेच करके, खपा करके अरबों डॉलर जो है वो कमाता रहा है अलग-अलग क्षेत्रों में। आज हालत ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे साजो सामान बनने शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज तक बन रहे हैं, लड़ाकू विमान तक बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं, जो विमान कैरियर भी हैं इनमें। ऐसे उभरते हुए भारत को, जिसने जो अभी ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर के विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ऐसे भारत को ये जो साजिशें रचने वाले हैं, ये कैसे पचा सकते हैं? जिस टूल किट की आशंका हम लोग व्यक्त करते आ रहे थे कि केवल किसान आंदोलन के दौरान नहीं, कि कोई स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता, अमेरिका की कोई सिंगर या सेक्स वर्कर मियां खलीफा, वो किसानों की चिंता करने लगे। और फिर जब खोजबीन की गई तो पता लगा कि कनाडा में बैठे हुए किसी खालिस्तानी तत्व ने इन सबको प्रायोजित किया, इनके बयान हासिल करने के लिए और फिर उनको जारी करने के लिए।
ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं। अगर कुछ पीछे जाकर के आप हमारे देश के एक नेता विशेष के दौरों को याद करेंगे कि वो कहाँ-कहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने किस-किस तरह की बातें की थी। और अब भी अगर आप हाल के बयानों पर गौर फरमाएँ, तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ वहाँ कहा गया था, यानी विदेश दौरों के समय कहा गया था और जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है, उसमें कितनी साम्यता है। और इसके अलावा जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। जो कुछ बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2 किस्तों में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के पहले भाग में कहा गया है, प्रचारित किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसमें और बाहर किसी देश में जाकर के भारत के बारे में बयान देने वाले उन नेता के बयान में कितनी साम्यता है, कितनी एकरूपता है, ज़रा इसका भी मिलान कर लीजिए। और ये फिर से मैं कहता हूँ कि ये शो करता है कि आपस में कहीं न कहीं कुछ लिंक है। जब इनकी जाँच-पड़ताल गहराई से की जाएगी तो समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर का हरण करने के लिए चित्रण चरित्र को एक तरीके से कहना चाहिए कि छवि उनकी खराब करने के लिए किस-किस तरह के टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पश्चिम का मीडिया तो बहुत समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा ही हुआ है और जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ के बारे में बहुत असत्य का प्रचार-प्रसार करता रहा है, झूठे आरोप लगा कर के। जम्मू-कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद, 35 ए हटाए जाने के बाद कहीं पत्ता भी नहीं हिला। जो लोग कह रहे थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग कह रहे थे कि खून की नदियाँ बह जाएँगी, जो लोग चैलेंज कर रहे थे कि ज़रा 370 हटा कर के दिखाएँ, यही फारूक अब्दुल्ला थे ना, जो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के कंधे पर हाथ रख कर के मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कह रहे थे कि एक बार नहीं 10 बार भी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएं तो 370 को हाथ नहीं लगा सकते। तो 370 भी हट गई, 35 ए भी हट गई। वहां तिरंगा फहराने और लहराने वाले भी अब लाखों हैं जो अपने घरों पर भी तिरंगा लगाए हुए हैं। और जिस लाल चौक पर कोई कभी जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था तिरंगा लेकर के, वहाँ भी तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ तिरंगे रंग की रोशनी में वो पूरा घंटा-घर टाइप जो बना हुआ है, वो आपको जगमगाता हुआ दिखाई देता है। आज जम्मू कश्मीर की पूरी फ़िज़ा बदल गई है, पूरा वातावरण चेंज हो गया है। वहाँ लोग अब सुख और अमन के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। आतंकवादियों का पूरा एक जमावड़ा लगभग खत्म कर दिया गया है। अब 2 अंकों में वहाँ आतंकवादी बचे हैं और जो प्रायोजित कर रहे थे आतंकवाद को, उनको भी उठा कर के जेल में डाला गया है। इसके अलावा अलगाववादियों को भी अंदर किया गया है। उनके जो खैर-ख्वाह थे, उनके जो हमदर्द थे, उनके जो शुभचिंतक थे, उन पर भी नकेल कस दी गई है। जो फ़ॉरेन फंडिंग थी, उसके तार काट दिए गए हैं और अब तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी हो रही है। किसी भी समय अगले 1-2 महीने में चुनाव की घोषणा हो सकती है।
तो ऐसी ताकतें जिन्होंने कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन का चीख-चीख करके पूरी दुनिया में स्यापा किया था, ऐसे लोग अमन पसंद और विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहे जम्मू कश्मीर को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? या ऐसे प्रधानमंत्री को वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत जो है वो नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया भर में कोविड काल में अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई, रोजगार छिन गए। भारत की अर्थव्यवस्था तो थोड़ा-सा झटका लगने के बाद तुरंत सँभल गई, तो ये लोग कैसे पचा सकते हैं? इसलिए न केवल भारत के भीतर, बल्कि भारत के बाहर भी साजिशें रची जा रही हैं। अभी तो ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के तौर पर टूल किट का एक हिस्सा सामने आया है। 17 जनवरी को इसका पहला हिस्सा प्रसारित हुआ, जारी किया गया। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अभी 24 जनवरी को इसका दूसरा हिस्सा आएगा। लेकिन चूंकि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, एक तरफा डॉक्यूमेंट्री है और इसमें तथ्यों की पूरी तरीके से अनदेखी करते हुए मनमाने कंक्लूजन निकाले गए हैं। इसलिए भारत सरकार ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसको बैन किया है भारत में। और जो लिंक जारी किए जा रहे थे और ट्विटर पर भी और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर भी जो एक पूरा गैंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर एसोसिएशन करने वाला, वो डॉक्यूमेंट्री के जारी होते ही सक्रिय हो गया था और इन लोगों ने उस पर मैसेज दे दे करके, जैसे अगर बीबीसी या विदेश का कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी बकवास कर दे भारत के बारे में, तो ये लोग उसको पत्थर की लकीर मान करके प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। वही हाल हमने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं का भी देखा और जिसको हम लुटियन मीडिया का गैंग कहते हैं, उसको भी देखा। दोनों ही पूरी तरह बेनकाब हुए। लेकिन जैसे ही आईबीएन मिनिस्ट्री की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए और इन डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को ब्लॉक किया गया, बैन किया गया, वैसे ही ट्विटर से भी वो तमाम मैसेज जो हैं वो डिलीट किए गए, जिस जिस पर ही टीएमसी के नेता ब्रायन ब्रायन डेरेक ओबराय वगैरह जो है, ये सब चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दिए। स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, ऐसे ऐसे शब्द। और इन्होंने क्या क्या लिखा था उस पर कि साहब, मोदी का जो असली चेहरा है वो बताने वाला मेरा ट्वीट था, उसको डिलीट कर दिया गया। मोदी का असली चेहरा क्या है, ये देश 2002 से देख रहा है। पहले गुजरात में देखा, गुजरात को नई ऊंचाइयों पर लेकर के गए वो, विकास का ऐसा मॉडल जो फिर पूरे देश ने अपनाने का फैसला कर लिया। और 2013 में जब इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बनाया, तो उनको सिर माथे पर लिया। और 2014 26 मई को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की, जब देश ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की झोली में 282 सीटें डाल दी। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और केवल 2014 में 282 सीटें देकर के अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ ली लोगों ने। 2019 में उससे भी ज्यादा 303 सीटें दी। और इस बार भी यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है,
उसमें तो लोगों का कहना है कि अगर 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएँ तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे-ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी कर रहे हैं, जिनको ना हमारे इतिहास के बारे में पता है, ना गौरवशाली संस्कृति के बारे में समझ है, ना वो हिंदू संस्कृति का, सनातन परंपरा का सम्मान करने को तैयार हैं, ओकेशनली हिंदू बन जाते हैं। ऐसे-ऐसे लोग अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले के घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जिनकी अपनी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, जिनको लोग एक तरीके से रिजेक्ट कर चुके हैं और बार-बार रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और जब कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं, तो साजिशें रची जा रही हैं। ये हालत है इनकी। इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अब बहुत सारे लोग निकल कर के सामने आ गए हैं, बहुत मजबूती के साथ। 300 से ज़्यादा पूर्व जज और नौकरशाहों ने, सैन्य अफसरों ने मोर्चा खोल दिया है इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ और इसे पूरी तरीके से एक तरफ़ा करार देते हुए ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन का प्रयास नहीं है, बल्कि ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। 13 पूर्व न्यायाधीश हैं, राजनयिक हैं, 133 पूर्व नौकरशाह हैं, 156 पूर्व सैनिक और अधिकारी हैं और कुल मिलाकर के 300 से ज़्यादा लोग हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और ये कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करने के लिए बनाई गई है 2 किस्तों में, एक तटस्थ आलोचना या रचनात्मक स्वतंत्रता या सत्ता विरोधी दृष्टिकोण का उपयोग करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। बीबीसी की जो ये सीरीज है, ये ना केवल भ्रष्टपूर्ण और स्पष्ट रूप से एक तरफा रिपोर्टिंग पर आधारित है, बल्कि ये एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व की 75 साल पुरानी इमारत के आधार पर भी, बेस पर भी हमला करती है और सवाल उठाती है। और जिन लोगों ने इस पर साइन किए हैं, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल, पूर्व विदेश सचिव शशांक, पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी और एनआईए के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी शामिल हैं। पीके सहगल का तो ये कहना है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, कि पश्चिमी दुनिया मोदी में दोष निकालना चाहती है और दुर्भाग्य से वो इसमें जितना संलिप्त होंगे, भारतीय लोगों का मोदी पर भरोसा उतना ही अधिक बढ़ने वाला है। और ये भारत की प्रगति की जो ये यात्रा अब शुरू हुई है, इसके लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी को गिराने की ये बीबीसी के ज़रिए एक चाल है। वे मोदी को निशाना बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सीरीज के साथ आकर बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से मटियामेट कर ली है, खो दी है। वीना सीकरी जो पूर्व राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कोई तथ्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी भी पूरी तरीके से अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट के 452 पन्नों के फैसले में नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से दोष मुक्त करार दिया गया था और बताया गया था कि गुजरात की घटनाएं एक्चुअल में हुई कैसे थी।
और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना तथ्यों की पड़ताल किए मोदी पर दोष मढ़ करके बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मुझे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ एक मजबूत घरेलू एंगल पर भी संदेह है। वे भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और भारत के आंतरिक संबंधों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भास्वती मुखर्जी जो पूर्व राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि बीबीसी का भारत के साथ व्यवहार एक खराब रिकॉर्ड रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के संबंध में उसकी जो औपनिवेशिक मानसिकता है, वो अभी तक बरकरार है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी हैं, पूर्व डीजीएमओ, उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक सुनियोजित एजेंडा है, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये टूल किट का हिस्सा है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें भारत पसंद नहीं है और बीबीसी तटस्थ तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। वे ये पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और ये लोग मिलकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत आज ये है कि भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और जो रॉ के प्रमुख रहे हैं संजीव त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि बीबीसी जो भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तथाकथित तनाव की जांच करने का दावा करता है और उस संबंध में फिर से पीएम मोदी की तथाकथित विवादास्पद नीतियों के बारे में बात करता है, ये ना केवल पक्षपाती है बल्कि ये पक्षपातपूर्ण और तथ्यात्मक त्रुटियों से भरी हुई डॉक्यूमेंट्री है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सभी नीतियां सभी भारतीयों पर केंद्रित है, भले ही उनका धर्म, जातीयता कुछ भी हो। हर भारतीय नागरिक के साथ प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये एक शुरुआत हुई है। 2023 में आप जानते हैं कि 9 राज्यों में चुनाव हैं और इन 9 राज्यों में तेलंगाना भी है, कर्नाटक भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। ये ऐसे राज्य हैं और पूर्वोत्तर के तो 3 राज्यों का ऐलान हो ही चुका है चुनाव का। ये ऐसे राज्य हैं सारे जो मैं बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, 2024 के लिए भी जब आम चुनाव होगा, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इन प्रदेशों के चुनाव से पहले इस तरह की साजिशें रचना, ये शो करता है कि जिस टूल किट का हम चर्चा करते आए हैं, वो टूल किट का काम शुरू हो गया है, उसकी ये पहली किस्त समझ लीजिए। अभी ऐसे बहुत सारे षड्यंत्रों षड्यंत्रों को जमीन पर उतारने की कोशिशें होंगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।